नमस्कार। नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आज फिर आपका अभिनंदन है। मैं सैनरोद अपने वरिष्ठ पत्रकार वीर जोसेफ राव के साथ आज की सुर्खियों पर चर्चा करने के लिए पुनः मौजूद है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, जिसे महाराष्ट्र का महासंग्राम निरूपित किया जा रहा है, उसका अंत होता नहीं दिखता। लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा अधिक हो गए जब ये बातें चल रही हैं, दावे प्रतिदावे हो रहे हैं, शहमात का खेल जारी है। अब संभावना ऐसी बन रही है कि शायद इस पर इतिश्री लग जाए, इस करवट या उस करवट कोई ना कोई निर्णय ले जाए। राव साहब, आप ये बताएं कि एक बात जो लोगों के दिमाग में उथल पुथल कर रही है और वो जवाब चाहते हैं, वह यह खबर यह आई है कि उद्धव ठाकरे ने 2 बार इस्तीफा देने का मन बनाया, लेकिन दोनों बार शरद पवार ने रोक दिया। शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्हें कुछ सोचकर किया होगा और अब शायद इसीलिए उनके लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। वो अपने राजनीतिक दांवबाज कर, तो ये ऐसा शरद पवार ने क्यों किया, यह जानते हुए भी कि विधानसभा में संख्या बल के मामले में उद्धव ठाकरे लगभग शून्य पर हैं। सारे लोग छोड़कर गुवाहाटी पहुंच गए हैं, जा रहे हैं। वो सिलसिला भी जारी ही है, उस पर कोई विराम लगता है, देखते रहें। जो इन्हें गुने चुने बचे हुए हैं उनकी क्या स्थिति रह गई। इसके बावजूद शरद पवार जैसे चाणक्य ने उद्धव ठाकरे को ऐसी राय क्यों दी? आपने भी बताया कि ऐसी खबरें आ रही है। हाँ। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से कहीं पुष्टि नहीं हुई, या किसी भी बड़े नेता ने, जैसे संजय राउत है जो पार्टी के काफ़ी वोकल है, प्रवक्ता है, और सब बातें मुख्यमंत्री की तरफ से और शिवसेना की तरफ से वो हमेशा बात करते हैं, प्रेस से बात करते हैं। पर ऐसी बात या शिवसेना की किसी भी दूसरे नेता ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे और उनको शरद पवार ने रोका है। कभी कभी ऐसा होता है, ये पॉलिटिक्स में एक दूसरे को नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं, और इस पूरे दौर में कुछ जो शक्तियाँ हैं शायद शरद पवार के खिलाफ काम कर रही होगी। वही चाहते हैं कि शरद पवार ने गलत सलाह दिया। अभी आपने उनको चाणक्य कहा है, इतने साल का अनुभव उनका, 60-70 साल का उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, 50 साल से ज़्यादा वो इसी क्षेत्र में है और चुनकर आ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई सलाह दिया, वैसे ये हजम करने वाली बात नहीं है। मगर अगर दिया होगा तो शायद उनको ये उम्मीद होगी उस समय कि शायद एकनाथ शिंदे और बाकी लोग को, शिवसेना के जो नेता है, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, ये शायद उनको मना पाएंगे। मगर स्थिति हाथ से निकल जाएगी, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। न उद्धव ने सोचा होगा, न उद्धव ठाकरे ने सोचा है, न शरद पवार ने सोचा। और ये काफ़ी जो है अभी स्थिति जो है, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उससे तो अभी स्थिति साफ हो गई है। अभी जो है टकराव की स्थिति जो है अभी आमने सामने आने वाली बात है। अभी लुका छुपी का खेल ख़त्म हो गया है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने जो उपाध्यक्ष के फैसले पर रोक लगाई है और 11 जुलाई तक का टाइम दिया है, उसके बाद अभी शिंदे गुट की तरफ से नया पैंतरा खेला जाएगा। जैसे कि उम्मीद, मैंने आपसे कल परसों भी हम लोगों ने बात की इस विषय में। अभी वो लोग राज्यपाल से बात करेंगे और राज्यपाल को अपना समर्थन जो है इस शिवसेना को जो दिया उन्होंने, उद्धव ठाकरे वाली सरकार को जो दिया है, वापस लेने की बात कहेंगे और बोलेंगे कि इसको फ्लोर टेस्ट असेंबली में इसका फैसला किया जाए। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो उसका फैसला विधानसभा के फ्लोर पर ही होता है। वो ये मांग करेंगे और शायद 1-2 दिन में ये बात, अभी ये प्रोसेस चालू हो गया है। अभी सत्ता बदलने की और नई पार्टी की सरकार में आने की हलचलें अभी आज से तेज हो जाएगी और उद्धव ठाकरे के लिए अभी थोड़ा बचाना, सरकार को बचाना मुश्किल दिखता है। और आज ही ऐसी खबर आ रही है
अभी आज सुबह की और अखबारों में तो इंडिकेशन दिए हैं कि शिंदे गुट जो है अभी वो राज्यपाल को अप्रोच करने वाले हैं, और राज्यपाल ने भी शायद उनको मिलने के बाद वो उनके पास विकल्प जो है या तो अधिवेशन बुलाए या परेड करें, मगर सबसे संवैधानिक जो तरीका है जो डेमोक्रेसी में मान्य है और सब लोगों को मान्य होता है, विपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, तो ये उनको ये विधानसभा का अधिवेशन बुलाना पड़ेगा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी तैयारी चालू कर दी है। कल उनकी एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में बॉम्बे में जितने नेता अवेलेबल थे वो सब कल उस मीटिंग में गए और उसके ऊपर चर्चा भी की है। अभी जब ये असेंबली बुलाई जाती है, ये फ्लोर टेस्ट होगा, ये सारे जो है विधायक जो है ये अविश्वास प्रस्ताव में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, विरोध में जाएंगे, और नई सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शायद वो क्लेम करेंगे कि हमको इनका समर्थन मिला है या हम ये सरकार बना सकते हैं। ये टेक्निकली दो बातें, एक तो पहले सरकार को उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना होगा जब वो अल्पमत में आ जाएंगी, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, जब उनको समझ गया कि वो ये विश्वास प्रस्ताव नहीं जीत सकते हैं, ये वो अल्पमत में आ गए, तो उन्होंने एक भाषण दिया और कहा कि मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ अपना इस्तीफा देने के लिए। अब अगर ऐसा होता है, उद्धव ठाकरे को अगर समझ में आता है कि उनके पास अभी संख्या बल नहीं है, तो एक भाषण देकर वो बोलेंगे मैं राज्यपाल के पास जा रहा हूँ अपना त्यागपत्र देने के लिए, और वो डिफीट जो है फ्लोर में उससे बचने का एक तरीका है। मगर अब वो कौन से राजनीति अपनाते हैं और वो अपना भाषण दे के लोगों को जो भी उनको भला बुरा कहना है उसका मौके का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि शायद एज ए मुख्यमंत्री उनका शायद आखिरी भाषण हो सकता है अगर ये सब सही रहा है जैसे कि लोग कयास लगा रहे हैं, और नई सरकार बनने में आसान राह हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए। नहीं, उसी में लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें इतना विलंब क्यों, क्योंकि जब अधिकांश शिवसेना की विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी पहुंच गए, सामने स्पष्ट है, इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है, तो तत्काल उन्होंने राज्यपाल को पत्र लिखकर अविश्वास प्रस्ताव की मांग क्यों नहीं की। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर, उसकी ओर से भी ऐसी कोई पहल, वो मौन सब देखती रही, क्यों? नहीं, बराबर है आपका कहना, मगर इसमें एक अड़चन आ गई थी। सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि उपाध्यक्ष जो है नरहरि झिरवल, उन्होंने ये जो लोग हैं इनके खिलाफ एक उन्होंने कार्रवाई का, एक अनुशासन की कार्रवाई का उनके ऊपर एक उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए 16 विधायकों की मांग इनिशिएट किया था। तो इसका सहारा, इससे बचने के लिए पहले इसको, इस हर्डल को पार करना जरूरी है। ये अड़चन की दौड़ है, पहले इस अड़चन को पार करना जरूरी था, जो कल शिंदे ग्रुप ने इस अड़चन को पार किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और वहाँ से उनको राहत मिली है। राहत मिलने के बाद अब वो जो है, जब उनको मालूम पड़ गया कि अब उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उपाध्यक्ष पर सवाल उठाया कि आप अपने खुद ही, यू कैन नॉट बी जज ऑफ योर ओन कॉज, आप खुद ही अपने, जब आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, आप कैसे अपना निर्णय ले सकते हैं। ये इस आड़ में कल की जो राहत जो उनको मिला है दोपहर को, उसके बाद से अभी शिंदे जो ग्रुप है वो अभी फॉर्म में है, वो पूरी तरह से अभी वो निश्चित हो गई कि अभी हमको 11 तारीख तक तो हमारा कुछ होगा नहीं। इस बीच में 11 के पहले जो है, जो भी खेल है अभी 11 तारीख के पहले होगा। वो 11 तारीख का रास्ता देखने वाले लोग नहीं है। अब वो लोग अगर एक बार राष्ट्रपति राज्यपाल के तरफ अप्रोच हो गए, राज्यपाल को उन्होंने ये पत्र दे दिया, उनको कन्विंस कर दिया, उनसे बातचीत हो गई, और राज्यपाल ने अगर जब अधिवेशन बुलाने के लिए अगर कोई उनको हाँ कह दिया या और ऑफिशियली अधिवेशन बुला भी लिया 2-3 दिन के मोहलत देकर, तब ये लोग सारे लोग गुवाहाटी से फिर ये उनको लौटना पड़ेगा मुंबई में। नहीं, क्या ऐसी कोई संभावना बनती है कि जितने विधायकों का साथ होने का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं गुवाहाटी में, मुंबई वापस आने के बाद उसमें से कुछ या बहुत सारे विधायक, जैसा कि दावा संजय राउत कर रहे हैं, फिर से शिवसेना के साथ चले जाएंगे? देखिए, कुछ बातें पॉलिटिक्स में आप भी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, कुछ बातें ऐसी हवा में रहती है। ऐसा कुछ बताया जाता है कि ये हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। इससे पहले संजय राउत ने दावा किया कि हमको सूरत से फ़ोन आ रहे हैं कि हमको बचाओ,
देखिए, जो बचाव बोलने के बाद में लोग जाने लगे। और हाँ, जो मंत्री उद्धव ठाकरे के साथ आज मीटिंग में है, कल दोपहर की फ्लाइट लेकर वो गुवाहाटी पहुंच गए। तो ये जो राजनीति का जो संभावना है, अभी ये जो कहना कि कुछ लोग हमारे संपर्क में, आज भी सुबह अनिल देसाई जो शिवसेना के सांसद हैं दिल्ली में, वो कह रहे थे कि कुछ सांसद हमारे संपर्क में हैं, कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। ये एक तरह से झांसा देने वाली बात है, मन को, शिव सैनिकों को एक दिलासा दिलाने वाली बात है। अगर ऐसा होता तो अभी तक वो लोग निकल गए होते, क्योंकि वो भी रास्ता देख रहे थे शायद कि क्या होता है हमारा, हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्या, हम पर कोई कार्रवाई होगी क्या। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जब, एपेक्स कोर्ट ने जब कल निर्णय लिया, तो शायद अब उनके मंसूबे जो है वो पूरी तरह से अभी वो मजबूत हो गए। उनको लगता है कि हमको वापस जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात अपने कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख तक ले स्टेटस को का आदेश दिया है। स्टेटस को का आदेश है, इस बीच में आप किसी को निकाल सकें, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, कुछ कर सकते, कोई फैसला भी वो नहीं है, अभी और सुनवाई आगे बाकी है। ऐसी स्थिति में यह जो बीच का जो समय है, ये दोनों पक्ष लिए ठीक है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप के लिए राहत को लेकर क्या है कि तत्काल कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं, सरकार उनकी है, और अभी औपचारिक रूप से उनके खिलाफ राज्यपाल को कोई पत्र नहीं गया है, अभी तक दिया नहीं है। अब जैसा आपने बताया कि शायद आज कुछ करेंगे वो लोग, लेकिन अभी तक आया नहीं था। ऐसे में संजय राउत की तरफ से, संजय राउत मतलब उद्धव ठाकरे, वो जो बोलते हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से बोलते हैं, वो शिवसेना को बोलते हैं, उनकी जो यह चेतावनी जो आई है कि हम अदालत से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि लड़ाई सड़कों पर आ गई है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में, नागपुर में भी जो समर्थक है उद्धव ठाकरे को सड़क पर निकल रहे हैं। ऐसे में अंतिम परिणति आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, संजय राउत जो है वो शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ी एसेट है वो, और उद्धव ठाकरे की अनुपस्थिति में वो पूरा वही वोकल है, वही फेस है आज शिवसेना की। अब ये शिवसेना के जो शिव सैनिक जो है, उनमें एक उनका मनोबल ना गिरे और डिमोरलाइज ना हो, इसलिए वो बीच बीच में उनको इस तरह की बातें बताते हैं, इस तरह से मीडिया में इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि दिन भर ये मीडिया में चलते रहता है और सोशल मीडिया में भी चलता होगा, मुंबई में और बाकी जगह में। तो ये वो शिवसेना के जो शिव सैनिक है, जो जिनको उम्मीद है कि शायद ये सरकार बचेगी, उद्धव ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री होंगे और यही महाराष्ट्र में कंटिन्यू करेंगे, उनको डिमोरलाइज ना हो, इसलिए संजय राउत जो है बीच बीच में इस तरह के बयान करते हैं। मगर वस्तुस्थिति से अलग है ये जो समझदार शिव सैनिक, उनको भी समझता है कि अभी सरकार बच नहीं सकती या संभावना कम है, किसी ने भविष्यवाणी नहीं की है, किसी ने देखा भी नहीं है। मगर ये सब कुछ समझता है कि अभी जो परिस्थितियां हैं, कल तक वो शायद जो बोल रहे 10-15 विधायक जो है वापस आने की तैयारी में है, मगर कल के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है, राहत दिया उनको, एक रिलीफ मिला है उससे उनको, तो शायद वो अभी जहाँ है वही स्थिति में रहने वाले हैं। और आपने जो बताया कि वो उन्होंने अभी फैसला जो है फाइनल आने का है उनके निलंबन का, मगर वो अभी निलंबन के फैसले की राह नहीं देखने वाले हैं वो, क्योंकि उस बीच में वो जो है वो अविश्वास प्रस्ताव और अपना समर्थन वापस करने के लिए उस दिशा में कदम उठाने वाले हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अब वो जो है, अब ये लड़ाई जो है ये विधान भवन से ये अभी राज्य भवन में राज्यपाल के पास जाने वाली है, राजभवन जाने वाली है। और एक बार ये अगर राज्यपाल के पास अप्रोच करते हैं तो फिर वो जो है राज्यपाल के पाले में बाल रहेगी। एक बार तो वो उनकी बाध्यता भी, अगर एक विधायक में मांग करता है तो सत्र बुलाना पड़ जाएगा। तो सत्र बुलाना होगा, एक बार सत्र आगे बुलाया तो सब बातें आमने सामने होगी, आप और हम कौन है ये फ्लोर पर डिसाइड होगा, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग तैयारी में बैठे हैं, जैसी सरकार गिरे वो क्लेम करेंगे।
एक और पहलू इस महासंग्राम में जो एक पहलू उभर कर सामने आया है आम लोगों के बीच और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच, एक चर्चा आम है, वो मंथन चल रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कौन है। अब ये तुलना कहाँ हो रही है? अभी तक राजनीति के चाणक्य के रूप में शरद पवार को वो पद प्राप्त है, उन्हें माना जाता है, लेकिन अब तुलना ये हो रही है कि चाणक्य कौन है, असली चाणक्य कौन है, शरद पवार या देवेंद्र फडणवीस। एक चर्चा ये चल रही है, क्योंकि देखिए ये सारी की सारी रणनीति अब छुपी नहीं है। इसके सर्जक देवेंद्र फडणवीस रहे हुए हैं और अभी भी उनकी सक्रियता पहले गुप्त रूप से होती थी, लेकिन अब वो सामने आ गई, कोई गोपनीयता है नहीं। अब ये सारे के सारे जो रणनीति बनाई गई या जाल बुना गया या पासे फेंके गए, यह इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बल्कि निर्णायक भूमिका रही है। तो क्या अब वो चाणक्य की गद्दी, राजनीतिक चाणक्य की गद्दी वो मिल जाएगी देवेंद्र फडणवीस को, चाणक्य के रूप में ताजपोशी उनकी हो जाएगी? देखिए ये इस क्रूशियल समय में, जैसे जब चाणक्य की बात आप कर रहे हैं, पवार साहब 2 दिन कल वो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के लिए विरोधी पक्ष के उम्मीदवार जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा का पर्चा भरना था, इसलिए शायद वो दिल्ली में थे और उसके एक दिन पहले गए। तो पवार साहब ने अपने आप को नेशनल पॉलिटिक्स में और वहाँ भी बिजी रखा है और यहाँ भी उनका ध्यान है, मगर यहाँ उनको मालूम है कि अभी वो कल जो है पर्चा भरना, वहाँ उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी, जिसके लिए वो दिल्ली गए और बाकी लोगों से, पार्टियों से बात भी किया और वो उनका वहाँ का कार्यक्रम है। और यहाँ आपने जैसे बताया है, ये देवेंद्र फडणवीस जी 2-2.5 साल से इसी विचार के साथ चल रहे थे कि सरकार शायद चलेगी नहीं या चलेगी, और इसको अगर हटाना है तो किस तरह से हटाना होगा। पहले उन्होंने कोशिश किया था अजित पवार साहब के साथ सरकार बनाने का, मगर वो कामयाब नहीं रहे, इसलिए इस बार उन्होंने राष्ट्रवादी की तरफ ख्याल ही नहीं किया है। उन्होंने देखा कि शायद जो सबसे वनरेबल ग्रुप है वो शिवसेना में ही हो सकता है, और उन्होंने एकनाथ शिंदे का शायद उन्होंने आइडेंटिफाई किया, दोनों ने कोई बातचीत हुई होगी कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं या आप लोग ऐसा करो, और वो उसी के तहत शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे, वो अपने विधायकों के साथ गुजरात गए और वहाँ से आसाम गए, और ये दोनों तरफ जाने के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको मदद की है, क्योंकि सूरत में, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आसाम में भी वहाँ उनकी सरकार है। और ये आसाम इसलिए गए क्योंकि आजू बाजू के अगर राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश या गोवा में जाते तो यहाँ से लोग वहाँ पहुँच सकते थे, जाना आना, क्योंकि महाराष्ट्र से लगकर है गोवा का प्रदेश, वहाँ पहुँच जाते लोग ज़्यादा संख्या में, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है। और इतनी सारे संख्या में समर्थक जो है, शिवसैनिक समर्थक जो है या उद्धव ठाकरे के समर्थक जो है, वो वहाँ आसाम तक पहुँचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने शायद सोचा कि इनको दूरी रखा जाए ताकि व्यक्तिगत रूप से किसी से संपर्क भी ना हो और कोई आमने सामने क्लैश भी ना हो। इसी के तहत, क्योंकि इसके ऊपर इतना जो प्लानिंग किया है पूरा, ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है। सारे विधायकों को पहले सूरत और बाद में उनको चार्टर्ड प्लेन से या विशेष विमान से उनको आसाम ले जाना और वहाँ इतने दिन रखना और उनकी सारी व्यवस्था करना, ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है। और इसमें निश्चित रूप से कोई पार्टी का, कोई लोगों का इसमें सहभाग है, तभी ये हो रहा है। अब ये वो जो कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से कोई फ़ायदा ही होगा ना, ये सोच समझ के ही किया उन्होंने कि ये स्ट्रैटेजी है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और वो कामयाब होते जा रहे हैं। और बीच में एक अड़चन जो आई थी, वो उपाध्यक्ष ने जब ये सस्पेंशन की बात की, इनको निलंबन का जो नोटिस दिया, अब वो बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ अप्रोच हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। तो अब निश्चित अभी जो है पूरा जो खेल जो है, इसके बाद का जो खेल है अभी विधान भवन में नहीं है। अभी अगर राज्यपाल की तरफ वो अप्रोच होते हैं तो राज्यपाल निश्चित रूप से एक विधानसभा सत्र बुलाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट सरकार तो ऐसे जैसे लकवा मार गया ऐसा नहीं हो सकता ना। 4-8 दिन से अब जो है सारी मशीनरी ठप हो गई है। भले ही बाबू लोग ऑफिस जा रहे होंगे,
पर जो है, जो सरकार चलते हुए जो काम होता है, आप भी समझते हैं, सरकार के चलते हुए में जो सब मुख्यमंत्री रहता है, सारे मंत्री अपने दफ्तर में जाते हैं, मंत्रालय में जो भागदौड़ रहती है, जो काम होते रहता है, वो सब रुक गया है एक तरह से। तो ये अभी जो है, आजकल में अगर वो अपना पत्र देते हैं राज्यपाल को, विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके बाद इसमें और गति आएगी। मैंने लबोलुबाय यह कि हम लोग जो शरद पवार बनाम देवेंद्र फडणवीस की बात की, तो आज के दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में, विशेषकर महाराष्ट्र के ताज़ा महासंग्राम में अगर कोई सफल दिखता है तो वह देवेंद्र फडणवीस सफल दिखते हैं, उनकी रणनीति की सफलता है। बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर ईडी के राजनीतिक दुरुपयोग को लेकर फिर चर्चा में है। पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जितनी सरकारी जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका राजनीतिक लाभ के लिए केंद्र सरकार या केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग कर रही है। फिर ताज़ा घटना विकास क्रम के रूप में अगर देखें तो शिवसेना के संजय राउत को ईडी ने फिर नोटिस भेजा आने के लिए। हालांकि आज वो जा नहीं रहे और वो संजय राउत बताया उनके एक अलग तेवर हैं। उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा भी नहीं, मुझे जेल भेज दो, मुझे मार दो, मैं मर भी जाऊंगा तो झुकूंगा नहीं। ये उनके बयान भी आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हो सकता है कि ईडी की यह एक सामान्य नॉर्मल प्रोसेस हो, लेकिन टाइमिंग चुगली कर रही है कि यह राजनीतिक बदले की भावना के लिए, डर के लिए, दबाव के लिए ईडी का इस्तेमाल केंद्र सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस आरोप में या इस संभावना में कितना दम दिखता है? आपने बिल्कुल सही बताया। ईडी का नोटिस तो सभी लोगों का है, सभी लोग जा रहे हैं, कार्रवाई हो भी रही है, मगर इस बीच में जब ये पॉलिटिकल वातावरण बहुत ही गर्म है और सरगर्मी बनी हुई है, सत्ता परिवर्तन की बात चल रही है और कुछ लोगों ने समर्थन अपना वापस लेने की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और शिवसेना की तरफ से जो पूरी दारोमदार जिनके ऊपर है बातचीत की मीडिया से, इंटरव्यू देने के लिए या रिएक्शन देने के लिए, वो है संजय राउत। और संजय राउत को इस बीच में शायद एंगेज करना चाहती है सरकार, ताकि वो ईडी में उलझे रहे, ईडी के दफ्तर जाए और वहाँ उनसे पूछताछ जो 2-4 घंटे की, शायद वो 8-10 घंटे की हो और वो अवेलेबल ना हो मीडिया के लिए और सरकार के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, बातचीत के लिए, सलाह मशवरा के लिए। ये टाइमिंग जो है बराबर आपने बताया, ये टाइमिंग इसलिए ऐसा हुआ है कि शायद उनको अभी अंदर ले जाना या ईडी के दफ्तर में उनको भेजना ये बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि ये पूरे घटनाक्रम में संजय राउत ये भी सबसे ज़्यादा अवेलेबल व्यक्ति है। उद्धव ठाकरे तो वो सिर्फ अपने पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं और शिव सैनिकों से बात कर रहे हैं, कैबिनेट की मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। बाकी बाहर का जो पूरा जो किला संभालना है वो संजय राउत करते हैं। तो इसलिए संजय राउत को थोड़े दिन जरा ईडी के दफ्तर में रोज अगर जाना पड़े, इसीलिए उनको निशाने पे लिया है। और टाइमिंग की आपने जो बात की बिल्कुल 100% सही है। वो टाइमिंग ऐसा चुना गया है, ये 2-4 दिन के बाद भी हो सकता था या और कभी भी हो सकता है, मगर अर्जेंसी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जो आप कार्रवाई जो पूछताछ करना है वो तो आप इतने दिन से कर ही रहे हैं, पर अभी शायद उनको ये पूरे सीन से हटाना चाहती है। ये जो फ्रेम में है अभी, वो फ्रेम से शायद उनको हटाना चाहती है सरकार और उनको ईडी के दफ्तर में रोज़ जाना पड़े और वो अवेलेबल ना हो, उपलब्ध ना हो, ये शायद एक कोशिश हो सकती है। आपने सही बताया। इसी महासंग्राम में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, इसी महासंग्राम में कांग्रेस की भूमिका को लेकर भी राजनीतिक पंडितों के बीच चिंतन मनन का दौर जारी है। चूँकि इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता पृथ्वीराज चौहान ने बयान दिया है कि चाहे सत्ता में रहे या न रहे, हमारा समर्थन शिवसेना को जारी रहेगा हर हालत में। ध्यान रहे, शिवसेना और इस सरकार, महाअघाड़ी सरकार बनने के पूर्व तक शिवसेना और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा रहा हुआ है। एक दूसरे पर वार प्रहार
का दौर हमेशा चला और बहुत विभत्स रूप में चला। ऐसे में अब पृथ्वीराज चौहान का यह बयान कि हम सत्ता में रहे या न रहे, विपक्ष में रहे, हमारा समर्थन शिवसेना को जारी रहेगा, इसके पीछे कौन सा दबाव या कौन सी जरूरत उन्हें मजबूर कर रही है शिवसेना को समर्थन देते रहने के लिए? ये बहुत आसान है। ये आपका सवाल कठिन है मगर उसका जवाब बहुत आसान है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हमारा। जब शिवसेना और कांग्रेस दोनों का दुश्मन अगर भारतीय जनता पार्टी है आज की तारीख में, आपने पहले की बात कही है कि दोनों में पटता नहीं था, मगर जब सत्ता मिलकर साथ सरकार बनाया, दोनों ने मिलके, राष्ट्रवादी कांग्रेस से मिलके भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए, तो इसका मतलब निश्चित रूप से कि उन दोनों में पटरी पर आ गई दोनों की। और अब वो दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए ये महाविकास आघाड़ी बनाए थी उन्होंने मिलके, जिसमें कांग्रेस का भी योगदान है। और इसको कांग्रेस के हाईकमांड, यानी आप कह सकते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी या और भी जो AICC के लीडर है, उन लोगों ने मान्यता दी। और पृथ्वीराज चौहान सही कह रहे हैं, इस नाजुक दौर में हम शिवसेना का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सरकार में रहे। सिर्फ इस दौर की बात नहीं कर रहे, वो आगे की भी बात कर रहे हैं। वही अभी पहले ये नाजुक दौर आज का है कि वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, हम शिवसेना के साथ में रहेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा भी ऑप्शन भी नहीं है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर ये सरकार जाती है तो ये तीनों को विपक्ष में बैठना होगा, ये तो सबको मालूम है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान वैसे बड़े धुरंधर नेता है, उनका पूरा परिवार जो है राजनीतिक संबंध रहा है, उनकी माता पिता दोनों बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, ये रहे। और पृथ्वीराज चौहान खुद एक अच्छे स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता कहे जाते हैं। कल वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सिलसिले में दिल्ली में थे और वहाँ दिल्ली में उन्होंने बातचीत की है, चाहे सरकार रहे या ना रहे, हम मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे के साथ है। ये बिल्कुल, क्योंकि ये जो लाइन है ये पृथ्वीराज चौहान की लाइन नहीं, ये कांग्रेस की लाइन है जो सोनिया गांधी को मंजूर है और राहुल गांधी को मंजूर है। इसी लाइन पर उन्होंने कहा है कि हम जो है, हम चाहे सरकार रहे ना रहे, हम शिवसेना के साथ हैं। और ये सही निर्णय है। ऐसा नहीं कि अभी सरकार डूब रही है या इसलिए हम सब लोग, जहाज डूब रहा है इसलिए हम लोग कूद के भाग जाए, ये नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने जो कहा है सिद्धांतिक रूप से सही है, इन प्रिंसिपल बिल्कुल सही है कि हम पहले भी साथ में थे और अभी भी साथ में, चाहे सरकार रहे या ना रहे। मतलब ये हुआ, राव साहब कहने के लबुल हुआ भैया कि यह वर्तमान राजनीति की मजबूरी है, बाध्यता है, कंपल्सन है कि शिवसेना का साथ कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस आदि दे। कांग्रेस खुल करके सामने आई और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करते तो शरद पवार भी कह ही चुके हैं, बल्कि वो भी चाणक्य लगे कि वो साथ देंगे। मतलब यह महाराष्ट्र में जो नया राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ महाविकास आघाड़ी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई के लिए पॉलिटिकल कंपल्सन है। और यह आगे भी यह महागठबंधन जारी रहेगा, चाहे महाविकास आघाड़ी की सरकार रहे या न रहे। ये विपक्ष में ही बैठते हैं और अगर जैसे कि देखने को मिला, जो संकेत मिल रहे हैं, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की अगर सरकार यहाँ काम होती तब भी विपक्ष में बैठकर शिवसेना के साथ कांग्रेस की भी एक ऐसी सक्रिय भूमिका रहेगी जो भारतीय जनता पार्टी की संभावित प्रदेश सरकार को शायद चैन की नींद नहीं लेने देगी, उन्हें स्टिकर रहेगी। तो आज की चर्चा में हम इतना ही आज विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे प्रेस क्लब में आपके साथ, अपने मित्र राव साहब के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।